हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फार्मूला रिवीजन में हम आज स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं हूं केवी सर और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव, है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा था हर एक चैप्टर का एक चाबी होता है, उसी पे वो चैप्टर घूमता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले बात करेंगे करंट की। तो आप देख पा रहे हैं ये करंट की वैल्यू होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन dq/dt, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है आई इंस्टेंटेनियस लिखेंगे dq/dt, या dq/dt देखिए ये स्लोप भी तो है ना, जिसमें चार्ज टाइम के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ का हमें देगा क्या, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। अब देखें जरा, ये जो करंट है आई जो है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। और एक चीज़ और समझें, इसका जो डायमेंशन होता है वो ए होता है। अब मैं बात किया पहले तो इंस्टेंटेनियस की, अब मैं बात करूंगा किसके लिए, एवरेज की। तो एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट की वैल्यू होती है del/q/del t। आई एवरेज की वैल्यू del/q/del t होता है, या फिर मैं इसको और भी लिख सकता हूँ, करंट del/q को लिख सकता हूँ i/dt इंटीग्रेशन ऑफ i/dt, और अपॉन t को लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये एक फार्मूला हो गया आई एवरेज का, del/q/del t या इंटीग्रेशन ऑफ i/dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन। या फिर मैं और लिख सकता हूँ कि dq/i/dt होगा, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। या फिर मैं एक बात देख सकता हूँ कि i/dt जो है वो क्या दे रहा है, वो एरिया ऑफ करंट दे रहा है, एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ दे रहा है, राइट, वो del q दे रहा है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब और आगे देखिए, मैं कह सकता हूँ कि चार्ज ऑन सर्कुलर पाथ पे हो तो आई एवरेज की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ q/t, या q की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ne/t, t की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/t की वैल्यू 1/t जो होता है वो f के बराबर होता है, तो मैं f लिख सकता हूँ, यानी वैल्यू आ जाएगी nef। और या फिर मैं लिख सकता हूँ टाइम को लिख सकता हूँ 2πr/v। अगर इससे मैं डिवाइड करता हूँ तो ये एक और वैल्यू आ जाएगी nev/2πr। तो चार्ज ऑन सर्कुलर पाथ के लिए फार्मूला बना आई एवरेज इक्वल टू q/t या ne/t या nef या nev/2πr। ओके, चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये पहला पॉइंट रहा इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट अब हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट करंट पैरामीटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वीडी से हम दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है E/τ/m। टाउ जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम, या इसको हम एवरेज टाइम इलेप्स बिटवीन द टू कोलिजन भी बोलते हैं, राइट। और आई की वैल्यू जो होती है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू होती है, वो होती है आई की वैल्यू NEAVD, जहाँ VD क्या हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, I=NEAVD, राइट। अब हम कैसे इसको निकालते हैं ये भी देख लीजिए। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ना। ये हम ले लिए एक इसमें हमने V से जोड़ दिया, V इसमें जोड़ दिया, वोल्टेज V पोटेंशियल है। तो इसमें N जो होगा बेटा वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। इसमें मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी की यूनिट होती है मोबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जरा वो देखें। मोबिलिटी μ=vd/e लिखते हैं, और vd जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसको हम लिखते थे E/m अपॉन E। E हमारा क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E से E कट जाएगा तो E/τ/ कितना बचा, m बचा। अब अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया I= मैं लिख सकता हूँ J.A। आई हमारा क्या, करंट कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर है, अभी हम लोग चर्चा भी किए थे, राइट। रो जो होता है हमारी रेजिस्टिविटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर/मीटर²। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें बच्चों, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तीसरे नंबर पे ये रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R=ρL/A। R= होता है मेरे प्यारे बच्चों ρL/A। रो जो होता है इसकी यूनिट जो होती है R= होता है ρL/A। रो जो होती है वो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, एल जो होता है वो लेंथ होता है, ए जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल होता है,
आर की जो यूनिट होती है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ओम होती है, राइट। आर किस किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे देख लें। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये किस पे और पे डिपेंड करता है ये भी देख लें। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, वो इंक्रीज करता है। वो ऐसा क्यों कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ है। इफ टी इंक्रीज करेगा तो आर इंक्रीज करेगा, बट सेमी कंडक्टर में इसके उल्टा होता है। ये केवल कंडक्टर के लिए होता है, ये केवल बातें कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के लिए देखिए यहाँ उल्टा है। अगर सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और एक फार्मूला और इस पर क्वेश्चन आता है, फॉर स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर RT2 की वैल्यू होती है RT1 1 प्लस अल्फा डेल टी, या रो T2 की वैल्यू होती है रो T1 1 प्लस अल्फा डेल टी, राइट। तो ये वैल्यू होगी बेटा, ये देख सकते हैं आप। ये मैं स्मॉल वेरिएशन के लिए बात कर रहा था, और ये हमारे सेमीकंडक्टर की बात कर रहा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर में तो रेजिस्टेंस जो होता है उसका डिक्रीज करता है, जबकि कंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका इंक्रीज करता है, राइट। अब चलिए कलर कोड की बात करते हैं। ये रहा कलर कोड। अगर हमारे पास कलर कोड के लिए हम बात करते हैं, देखें ज़रा, रजिस्टर का जो कलर दिया है ये दिया ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्डन। तो इसका लिखने का जो तरीका होता है, यहाँ पे जो अगर वैल्यू 1 रखा, चाहे अगर मान लीजिए 2 रहता तो 2 रखते, 3 रहता तो 3 रखते, यहाँ पे 1 है 1 रखा। यहाँ पे दूसरा जो कलर है उसका रखे 0, तो 1 और 0 रख दिया, इनटू यहाँ पे जो वैल्यू आती है तीसरे नंबर पे जो रेड के लिए हम लिख रहे हैं, उस पर जो ये जैसे 2 दिया तो वो 10 इंटू 10 टू पावर हम लिखते हैं, तो 10 टू पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। और अगर लास्ट में दिया गोल्डन, उसको प्लस माइनस R% लिखेंगे, यानी R इज इक्वल टू में लिखूंगा पहले फर्स्ट वाले का, जैसे फर्स्ट वाले का 1 है, सेकंड वाले का 0 है, इनटू 10 टू पावर, यहाँ पे तीसरे वाले में जो रहेगा वो पावर रहता है, और चौथे फिर उसके बाद प्लस माइनस जितना परसेंट दिया रहता है 5% हमने लिख दिया। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इस कलर कोड से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल पाते हैं। अगर मुझे इसका टॉलरेंस कैलकुलेट करना हो तो डेल R बाई R इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। ओके बच्चों, अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले रेड होता तो मैं क्या लिखता भाई, रेड के होता और ब्लैक होता, तो उसके लिए मैं लिखता 2 0 इंटू 10 टू पावर 2 और प्लस माइनस 5% इसी के लिए, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी जो मैंने चर्चाएं करी थी वही फिर से चर्चा है बेटा। देखो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर में अल्फ़ा चूँकि पॉजिटिव होता है और सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो घटती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसुलेटर में तो अल्फ़ा की वैल्यू निगेटिव होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अल्फ़ा निगेटिव होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। देख सकते हैं आप। ओके, अब 5वें नंबर पे हम बात करेंगे सेल की। सेल पे देखें ज़रा, सेल का जो कैसे बोलते हैं सेल में देखें एक ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये सेल का कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं कहता हूँ कि सेल में वर्क डन बाई बैटरी निकालना मुझे, वर्क डन बाई बैटरी कैसे देखेंगे, बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है तो वर्क डन बाई बैटरी, यहाँ पे वोल्टेज B एंड A के बीच में होगा E माइनस IR, इसको बोलते हैं वर्क डन बाई बैटरी। अगर हम बैटरी पे वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द बैटरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे EMF E प्लस IR इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो। ओके, नेक्स्ट देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब सीरीज में करते हैं, देखिए ये सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए बैटरी का जो पोलैरिटी उसको चेंज कर दिया गया है, तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट निकालते हैं और R इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालने के लिए बैटरी को हम सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। इक्विवेलेंट देखिए ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, लेकिन ये उल्टा हो गया, तो यहाँ पे E1 पॉजिटिव, E2 पॉजिटिव, E3 क्या कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया। साथ में R इक्विवेलेंट निकालना हो तो सबको जोड़ देते सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये आ गया हमारा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ये जब हमारे सेल किस में जुड़े हो, सीरीज में जुड़े हो। जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में देखिए जरा क्या लिख सकते हैं, ये बैटरी एक सेल और दूसरा सेल, ये दोनों सेल पैरेलल में जुड़े हुए हों
तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ई इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होता है कि E1/R1, और अगर यहाँ पे बैटरी मान लीजिए निगेटिव टर्मिनल से साथ जुड़ी है तो क्या लिखेंगे, -E2/R2, देख सकते हैं, अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ये लिख देते हैं, राइट। और आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे लिख लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल था, इसको चाहते एक बार और रिवीजन कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं बच्चों किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ में हम बात करेंगे, ये हमारा कौन सा नंबर था, ये 6 नंबर था। अभी हम 7th नंबर पे आ चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ 7th नंबर, राइट, 7th नंबर पे। अब 7th नंबर पे आ गए हैं बच्चों, तो थोड़ा सा और भी चर्चाएं करते हैं। देखिए किरचॉफ लॉ की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है किरचॉफ लॉ में केवीएल और केसीएल के बारे में। तो ये तो हमने केसीएल किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, केवीएल जो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम जंक्शन रूल और इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लूप रूल, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट, आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना, I3, या लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए करंट ऐसे आ रही है I1 से, यहाँ से I2 पे जा रही है, यहाँ I3 पे जा रही है, यहाँ पे I2 पे जा रही है। तो आने वाली करंट तो I1 है, जाने वाली करंट I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। क्यों, कैसे लिख पा रहे हैं, देखें जरा समझे। I1 आने वाली करंट, जाने वाली करंट I2 प्लस I3, आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के बराबर होता है एट द जंक्शन, ये KCL, इसको KCL बोलते हैं। या इसको लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, राइट। आगे देखिए, अगर मैं KVL की बात करूँ, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, तो इसमें हम लूप लगाते हैं, इसे लूप रूल भी बोलते हैं। किसी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से स्टार्ट करें, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट इसमें जा रहे हैं, तो क्या I1, इसको मैं प्लस बोलता हूँ, इसको माइनस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूँ तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिख दिया मैंने, या फिर आप कहीं से लूप स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, आप देखें जरा, मैं एक पेन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना बच्चों, पेन लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ से लें तो आप लिखेंगे EMF पॉजिटिव में, क्योंकि जिधर करंट जाते सेकंड में वही हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम पॉजिटिव में जा रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे करंट आ ही गया, अच्छा E2 दे रखा है तो E2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने E2 लिख दिया, राइट। यहाँ पे गया करंट ऐसे गया, ये करंट ऐसे गया, ऐसे गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, माइनस IR1 लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे कितना, माइनस वोल्टेज ड्रॉप IR2। यहाँ पे जो दूसरा वाला प्लेट होता है उसके साइन लेते थे, ये दूसरा प्लेट क्या है, प्लस है, तो प्लस E1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे भी माइनस IR3 इक्वल टू लिख दिया कितना, 0। अब देखिए इसी चीज़ को मैंने इसमें कैसे लिखा है, आप दूसरे साइड में ले जाइए तो लिखेंगे कितना, IR1 प्लस IR2, इसको दूसरे साइड में ले जा रहे हैं, प्लस IR3 माइनस E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। ये बात होगी, दूसरे साइड में लाके सिंबल चेंज कर, बात वही है, राइट। समझ पाएंगे क्या, तो ऐसे भी हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। मैं हूँ प्यारे बच्चों केवी सर, और आप देख रहे हैं फिजिक्स डेली कन्हैया यादव, राइट। ये है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। चलिए, अब सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं। सर्किट एनालिसिस में ज़रा समझते हैं सर्किट एनालिसिस। तो अभी तक हम लोग ने 7 पॉइंट देखा था, अब ये 7 पॉइंट था ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 पॉइंट था, अब 8वें पॉइंट पे हम आ गए, सर्किट एनालिसिस। तो इसको मैं एक पॉइंट और दे दूँ, इसका नाम 8वां पॉइंट है सर्किट एनालिसिस। व्हीटस्टोन ब्रिज को 9 पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। अब सर्किट एनालिसिस पे देखें, ये सर्किट एनालिसिस, तो इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, करंट आई का डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइंट पोटेंशियल मेथड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, ये 2 रजिस्टर है R1 और ये R2, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V2। V बैटरी हमने जोड़ दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों
अगर मैं कहता हूँ कि मुझे निकालना है कि V1 की वैल्यू कितनी होगी और V2 की वैल्यू कितनी होगी, तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए V1 की वैल्यू, तो यहाँ पे V इक्वल टू होता है बच्चों IR, राइट। और मुझे निकालना है V की वैल्यू, तो V की वैल्यू देखें जाए हम लिख सकते हैं जिसके क्रॉस निकालना होता है तो उसके का रेजिस्टेंस, तो लिख लिया R1 अपॉन कितना V1 वैल्यू लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा V1 इक्वल टू लिखूँगा V1 इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू कितना टोटल पोटेंशियल भी जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उसी तरह से अगर मुझे V2 लिखना होगा तो लिखूँगा उसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू कितना V, ठीक है टोटल। तो देख ले बच्चों ये हमारा आ गया V2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से V2 और ये आ गया V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब मैं बात करूंगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे देखें ये I1 है, यहाँ पे ये I2 है। अगर मुझे I1 निकालना, देखें जरा समझे, V इक्वल टू होता IR, V तो सेम होता है, देखें जरा मैं इधर लिखता हूँ V इक्वल टू IR, V तो सेम होता है, तो I और R में इन्वर्सली रिलेशन। तो अगर मैं R1 के लिए बात करूँगा तो I1 की बात नहीं करूँगा, यानी R2 की बात करूँगा। तो देख लिए I1 की बात किया मैंने यहाँ पे, तो इस मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा R2 बाई कितना R1 प्लस R2, और टोटल करंट कितना जा रहा है I, तो ये मैं I लिख दिया, I1 की वैल्यू आ गई। उसी तरह अगर मैं I2 लिखूँगा तो I2 वैल्यू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू कितना I, तो ये I2 की वैल्यू आ गई, और इस तरह से ये I1 की वैल्यू आ गई, राइट। चलिए अब पॉइंट पोटेंशियल मेथड की हम बात करते हैं। यहाँ देखिए X, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको हायर पोटेंशियल मानता हूँ इसको लोअर पोटेंशियल मानना पड़ेगा, राइट। तो देखो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इसको इस पे हमने पोटेंशियल मान लिया X, यहाँ पे हमने मान लिया 0, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 0 लिख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ करंट फ्लो करे, जैसे यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, तो हम क्या लिखेंगे I1 के लिए, I1 पे देखिए हायर पोटेंशियल पे X है, लोअर पोटेंशियल पे कितना है, लोअर पोटेंशियल पे 2 दिया है ना, 2 वोल्ट दिया, राइट 2 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे X माइनस 2, उनके बीच का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, रख दिया। इसके बाद देखिए या हायर पोटेंशियल पे X, लोअर पोटेंशियल पे 10 दिया है शायद, हाँ तो 10 दी तो 10 लिखिए, अपॉन कितना, अच्छा यहाँ पे 10 दिया है, अपॉन कितना 2 ले लिया, ठीक है 2 लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल पे कितना है 4 है, तो X माइनस 4 और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, राइट। तो ये आ गया हमारा, अगर सॉल्व करेंगे तो X वैल्यू कितनी जाएगी 6 वोल्ट आएगी। अब हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए जरा, ये R1, ये R2, ये R4, ये R3। अगर R1 बाई R2 की वैल्यू R4 बाई R3 के बराबर हो, या इसको हम बैलेंस व्हीटस्टोन बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, ना हो तो इसको लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बैलेंस्ड बोलते हैं। तो थोड़ी सी चर्चाएं और भी करते हैं। तो अगर R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3, या R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3 का रेशियो सेम होता है, तो इस वाले R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करता, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पे कंडीशन लिख दिया R1 R3 इक्वल टू R2 R4। तो बच्चों ये R1 और R2 किस में हो गया सीरीज में, R4 R3 किस में हो गया सीरीज में, राइट। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों पैरेलल में, राइट। अब देखिए इसका अल्टरनेटिव फिगर दे रखा है, जरा इसको देखते हैं। अब देखिए ये A है, X है, Y है, B है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ A लिख लेते हैं, यहाँ पे X लिख देते हैं, यहाँ Y लिख लिया, यहाँ पे B लिख दिया। तो अब A और X के बीच में देखिए कितना लगा है 8 लगा है, तो लिख दिया 8 मैंने। अब फिर देखिए X और Y के बीच में, ये X और Y के बीच में कितना लगा है 5, तो 5 लिख दिया। फिर Y और B के बीच में, Y और B में कितना लगा 2 लगा, हमने 2 लिख दिया। फिर देखिए X और B के बीच में, X और B के बीच में 4 लगा, 4 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए A और Y के बीच में, A और Y के बीच में 4 लगा, 4 लिख दिया। अब देखिए 8/4 इक्वल टू 4/2, तो 8/4
इक्वल टू 4/2, इसको भी काटिए 2, इसको भी काटिए 2, यानी रेशियो सेम है, तो ये 5 वाले में कोई करंट फ्लो नहीं करे, उसको हटा देंगे। तो इसका मतलब 8 और 4 किस में हो जाएगा, 8 और 4 किस में हो जाएगा, सीरीज में, और 4 और 2 किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 and 6 and 12, और यहाँ पे कितना 6, राइट, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो अब लिख सकते हैं 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर आएगा 3/12, यानी R इक्वलेंट इक्वल टू आएगी 4, राइट। तो ये तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का। अब आगे चलते हैं क्यूब रजिस्टर की, जो 7वां 8 10वें नंबर की बात कर रहे हैं। अब हम 10वें नंबर पे बात कर रहे हैं बच्चों, 10वें नंबर पे बात कर रहे हैं। तो देखें ज़रा, ये 10वें नंबर पे बात कर रहे हैं, राइट। तो चलते हैं 10वें नंबर पे हमने बात करी, अब देखते हैं ज़रा, ठीक है बच्चों। क्यूब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्यूब रजिस्टर की। जैसे एक क्यूब में जोड़ा, ऐसे 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 ऐसे, राइट, ये क्यूब में जोड़ रखा है, क्यूब में, ये क्यूब में, ठीक है बच्चों, ये क्यूब में जोड़ रखा है। अब एक चीज़ देखो ज़रा आप, अगर मुझसे पूछेगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी, ये मैं जोड़ रहा हूँ, ए और बी, मैं यहाँ ए से कहाँ पे आया, बी पे, तो ए और बी के बीच में क्या आएगा, देखें ज़रा, समझें, फिर से ध्यान से देखें बच्चों। ए और बी, एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल पे, लेकिन दूसरे साइड में ए और बी, तो ए और बी निकालना होगा तो आता है 5R/6, याद कर लें आप। अगर ए और सी पूछेगा, ए और सी, तो 7R/12। अगर आपसे ए और डी पूछता है, यानी यहाँ पे ये डायगोनल फेस डायगोनल पे, तो होगा 3R/4, 3R/4, इसके लिए 7R/12, इसका 5R/6, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको, एड्ज बोलते हैं इसको, फेस डायगोनल बोलते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ए बी के लिए याद कर लीजिए 5R/6, ए बी के लिए कितना 5R/6, ए सी के लिए क्या लिख लेंगे आप 7R/12, ए डी के लिए क्या लिखेंगे आप 3R/4, ओके, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से याद कर लीजिए, ए बी के लिए 5R/6, 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 5R/6। ए सी के लिए क्या लिखेंगे, ए सी के लिए हो जाएगा 7R/12, ए सी के लिए 7R/12, 7R/12, इसका 5R/6, 7R/12, और अगर ए डी का पूछेगा तो 3R/4, ठीक है ना। चलिए, अगर इनफाइनाइट लैडर देता है, देखिए इनफाइनाइट लैडर देता है, ऐसे इनफाइनाइट लैडर दे दिया, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को मान लेते हैं भैया एक्स है, तो ये एक्स मान लिया, ये R1 है, R2, तो R1 और एक्स किस में जुड़ा, ये जुड़ा हमारा पैरेलल में, तो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट जोड़ दिया, और इसका इक्विवेलेंट और R1 दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो आर ए बी की वैल्यू लिख देते हैं R1 + X R2/X + R2, और आर ए बी की जो वैल्यू वो भी तो एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, x = R1 + X R2/X + R2। तो इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ओके। चलिए, अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम जूलिंग हीटिंग इफेक्ट भी करते हैं। और जब कांस्टेंट करंट होता है तो देखें P = होता है I²R या V²/R या VI वाट में, और या H = I²RT या V²T/R या VIT जूल में लिखते हैं, राइट। तो ये कांस्टेंट करंट के लिए, सारी बातें कांस्टेंट करंट के लिए। लेकिन अगर टाइम वेरिंग करंट है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए H = लिखेंगे I²RT, क्योंकि जो करंट है ना वो टाइम वेरिंग है, यहाँ पे लिख रहे हैं, और T1 से लेकर T2 तक हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, राइट। जैसे P एवरेज की वैल्यू I²R dt, और टाइम के लिए dt लिख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं P एवरेज निकल जाता है, राइट। और यहाँ जैसे एग्जांपल I किसका फंक्शन होना है, टी का फंक्शन होना चाहिए, जैसे I = I0 sin ωt, तो ये किसका फंक्शन है, ये टी का फंक्शन है, राइट। तो ये बातें हम लोग समझ पाए बच्चों। अब नेक्स्ट जो होगा बच्चों, वो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।